गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 6th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पार्ट नंबर 3 स्थल रूप एवं जीवन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नई एनसीईआरटी है, ठीक है। इसको अकॉर्डिंग ये पार्ट नंबर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्यों के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों तथा विशाल समतल भूमि से युक्त, अनेक प्रकार के शक्तियों से संपन्न पेड़ पौधों को आधार प्रदान करती हुई हम सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। ये ऐसा अथर्ववेद भूमि सूक्त में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम परिचय से स्टार्ट करते हैं। अन्य स्तनधारी जीवों के समान मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। जैसा कि आपने देखा है, भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए कि आप झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से सड़क द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं, फिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा तक जाते हैं। इस रास्ते में आप अलग अलग दृश्य भूमि लैंडस्केप को देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थलरूप लैंडफॉर्म दिखाई देंगे, जिसके बारे में हम आगे चलकर अन्वेषण करेंगे। स्थल रूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: पर्वत, पठार और मैदान, ठीक है। यानी जो स्थल रूप को 3 भागों में बांट सकते हैं, क्या है? पर्वत, पठार और मैदान। इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है, किंतु विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों की संख्या विश्व भर में भिन्न भिन्न होती है। हम बात करते हैं पर्वत, यानी कि पर्वत क्या होते हैं। पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं और इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढलान, चढ़ाई और संकरे शिखर चोटियों के रूप में पहचाना जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो पर्वत हैं, जो आसपास में जो भूमि होती है ना, उससे थोड़ी सी जो उनकी ऊंचाई, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, ठीक है। और इनको चौड़े आधार होते हैं और इनकी जो चढ़ाई होती है वो ढलान होती है और चोटियाँ इनकी, ठीक है, और संकरी इनकी चोटियाँ होती हैं। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कम तुंगता एल्टीट्यूड पर हिम पिघल जाती है और जल में बदलने के बाद नदियों में, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यानी ये पर्वत हैं, इनको इस तरीके से दिखाया गया है। पहुंचती है बहुत अधिक ऊंचाइयों तुंगता पर हिम कभी नहीं पिघलती है और ये पर्वत स्थायी रूप से हिम से ढके रहते हैं। कुछ पर्वत ऐसे जिन पे हमेशा ही क्या होती है, बर्फ होती है और वो कभी भी पिघलती नहीं है, और वो हमेशा पूरे साल किससे, बर्फ से ढके रहते हैं, ठीक है। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहाँ कम खड़ी चढ़ाइयाँ और गोल आकार के शीर्ष होते हैं, उन्हें पहाड़ी, छोटे पहाड़ियाँ हिल कहते हैं, ठीक है। तो क्या आप ये देख सकते हैं, एवरेस्ट, श्रीगंग, अकोकागुआ, श्रीगंग और ये किलिमंजारो, ठीक है। ये ब्लॉक, ये आपकी कंचनजुंगा है, ये नाईमुड़ी है और ये विश्व, यानी कि 6 जो है ये पर्वत हैं, इनके अलग अलग आपको दिखाई देगा, ठीक है। विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स और दक्षिण अमेरिका में एंडीज। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं हजारों किलोमीटर तक फैली हैं, ठीक है। यानी कि एशिया में कौन सा पर्वत है, वो आपका हिमालय, और यूरोप में आल्प्स और दक्षिण अमेरिका में एंडीज, ठीक है। ऐसे यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ है, वो तो दक्षिण अमेरिका में, और यूरोप पर्वत श्रृंखला कहाँ है, वो यूरोप में, और हिमालय तो एशिया में, ठीक है। देखो, ये विश्व के जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाई को दर्शाने वाले ये चित्र हैं, ठीक है। देखो, इसमें आप देख सकते हैं कि 9000 मीटर की ऊंचाई, 8000, 7000, 5000, इस तरह की ऊंचाई वाले जो ये पहाड़ हैं, ये अलग अलग चित्रों में आपको दिखा रखा है। चित्र 3.2 में विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए हैं। चित्र 3.3 में ऊपर से नीचे तक उनकी सापेक्ष ऊंचाइयों का दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत करता है। एवरेस्ट, ग्रीष्म नेपाल तथा तिब्बत के बीच और कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच। हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियां हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकोकागुआ ग्रीष्म है। पूर्वी अफ्रीका में किलिमंजारो ग्रीष्म एक पृथक पर्वत है जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है।
पश्चिमी यूरोप में ब्लॉक गिरिशृंग आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अनाईमुडी केरल में इसे अनाई शिखर भी कहते हैं। ठीक है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा गिरिशृंग यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपकी अनाईमुडी। और ये कहाँ पर है? ये केरल में। और केरल में से क्या कहते हैं? अनाई शिखर भी से केरल में कहा जाता है। हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीली चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन हैं, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में ये हाल ही में निर्मित युवा पर्वत हैं, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियां जैसे अरावली श्रृंखला काफी पुरानी है और अपरदन के कारण ये गोलाकार की हो गई हैं। जैसा कि हिमालय के साथ हुआ उन्नयन और अपरदन आज भी चल रहा है। आप इन प्रक्रियाओं के कारणों के बारे में विज्ञान में और अधिक पढ़ेंगे। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि विश्व कुछ पर्वतों जैसे हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। हम बात करते हैं पर्वतीय परिवेश। पर्वतों के ढलानों पर प्राय एक प्रकार का वन होता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं, और यहाँ शंकुधारी वृक्ष जैसे पाइन, चीड़, फर, स्प्रूस, देवदार आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और ये शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी पत्तियां पतली नोकदार होती हैं। अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह घास, काई और लाइकेन उग आते हैं। देखो आप ये देख सकते हो, इसमें पेरेग्रीन फाल्कन ये पक्षी है, हिमालयी तहर, ठीक है, पहाड़ी खरगोश, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लिंक्स, याक, आइबेक्स, ग्रे फॉक्स, तेंदुआ, भालू, कुछ पहाड़ी यानी कि ये पहाड़ी जीव जंतु जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। पर्वतों में घने वन, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, जैसे कि गोल्डन ईगल, सुनहरा गरुड़, पेरेग्रीन फाल्कन, घुमंतू बाज, कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, आइबेक्स जंगली भेड़, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य प्राणी। देखो इसमें दिखा रखा है कि ध्यान रखें कि हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में से गंगा विशालतम है। अंग्रेजी भाषा में से गैजेज भी कहते हैं। लगभग 2500 किलोमीटर इस नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ उसमें आकर मिलने वाली अन्य नदियाँ हैं। उनमें से कुछ यमुना और घाघरा भी हिमालय से निकलती हैं। अन्य नदियाँ जैसे सोन गंगा के मैदान के दक्षिण पड़ने वाले विंध्याचल की श्रृंखलाओं से निकलती हैं। ठीक है। देखिए भारत में जो सबसे लंबी जो नदी कौन सी? गंगा नदी। उसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। और इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदी से यमुना और घाघरा, ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी हिमालय से ही निकलती हैं। ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि उत्तरी भारत में जो सीढ़ीदार कृषि की जाती है इसको वेदिका कृषि बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पर्वतीय जीवन। पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ उबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए कुछ ही घाटियों में नियमित रूप से कृषि की जा सकती है। ढलानों पर वेदिका कृषि अर्थात ढलान की भूमि को काटकर सीढ़ीनुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। पर्यटन पर्वतीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन है। पर्वतों की स्वच्छ हवा और मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग। अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्राएं करते रहे हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है। प्राय इनमें से संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। तो इसमें यह ध्यान रखें कि बछेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में ही पर्वतारोहण प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अनेक महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया। बछेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इसके लिए उन्हें पद्मश्री 1984 में पद्म भूषण 2019 से सम्मानित किया गया। ठीक है। अब दूसरी आपकी अरुणिमा सिन्हा जब 22 वर्ष की थी तब एक दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया था। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से 2013 में उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अंटार्कटिका के विंसिंग गिरिशृंग सहित सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की। इन उपलब्धियों के लिए उन्हें 2015 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। ठीक है। देखो ये आपके आकस्मिक जो बाढ़, अचानक से जब बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन, पर्यटकों का अनियंत्रित रूप से आ जाना, हिमस्खलन, भारी हिमपात, बादल फटना, ठंडा मौसम, ये सब क्या है? ये पर्वतीय जीवन के सकारात्मक पक्ष हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे शुद्ध वायु, मनोरम दृश्य और इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की कठिन चुनौतियाँ भी सम्मिलित हैं। ठीक है। जिन्हें कुछ चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है।
अब बात करते हैं पठार। पठार क्या होते हैं? देखिए, पठार एक ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि से उठी होती है। प्राय जो इनकी सतह है वो चपटी होती है, ठीक है। यानी पर्वतों की जो सतह होती है वो क्या चपटी होती है, लेकिन जो पर्वत होते हैं वो थोड़े नुकीले होते हैं और पठार सब की सतह चपटी होती है, ठीक है। इसके कुछ पार्श्व ढीली सीधी ढलान वाले होते हैं। पर्वतों के समान कुछ पठार पृथ्वी के इतिहास के संदर्भ में नवीन और प्राचीन हो सकते हैं। पठारों के दो उदाहरण है, तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा पठार है, और दूसरा दक्षिणी पठार। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है, ठीक है। यानी विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है आपका तिब्बत का पठार, ठीक है। देखो, यहाँ पर ध्यान रखें कि तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर है, जिस कारण से इसे विश्व की छत का नाम दिया गया है। यानी विश्व की छत भी किसे कहते हैं? पामीर के पठार को विश्व की छत का नाम दिया गया है, ठीक है। पूरब से पश्चिम दिशा तक ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, अर्थात चंडीगढ़ से कन्याकुमारी तक की दूरी जितना। मध्य और दक्षिण भारत के दक्कन का पठार विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है, जो कई लाख वर्ष पहले ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण बना था। पर्वतों की तरह पठारों में खनिजों का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है। इन कारण इन्हें खनिजों का भंडारगृह भी कहा जाता है, ठीक है। यानी खनिजों का भंडारगृह किन्हें कहते हैं? खनिजों का भंडारगृह पठारों को कहा जाता है। परिणाम स्वरूप पठारों में खनन मुख्य गतिविधि है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी खानें पाई जाती हैं। उदाहरणतः पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोह, कोयला और मैग्नीज के प्रचुर भंडार हैं, ठीक है। विश्व भर में पठारों का पर्यावरण बहुत विविधतापूर्ण है। कई पठारों में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, जो उन्हें मैदानी मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है। इसीलिए पठार कृषि के लिए कम अनुकूल होते हैं। लेकिन ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं, क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। पठारों में अनेक आकर्षक जलप्रपात भी होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्थित जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, छोटा नागपुर पठार में सुवर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात और पश्चिमी घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। ऐसे ही कुछ जलप्रपात हैं। चेरापूंजी के पठार में नहकाली का एक जलप्रपात मीटर की ऊंचाई से 340 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है, ठीक है। ये देखो, ये चेरापूंजी पठार से गिरता हुआ नहकाली जलप्रपात है ये। अब बात करते हैं मैदान। मैदान ऐसी स्थलाकृति होती है जिसका विस्तृत सपाट अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है। इसमें कोई ऊंची पहाड़ियां अथवा गहरी घाटियां नहीं पाई जाती हैं। सामान्यतः मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती है। पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से निर्मित ये समतल भूमि, यहाँ नदियाँ रेत, चट्टानों के कणों और गाद को एकत्रित करती है, जिन्हें तलछट कहा जाता है। नदियाँ इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय कृषि होता है। मैदान विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भी भरण पोषण करते हैं। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। ये विश्व की बहुत सारी जो पर्वत श्रृंखलाओं को दिखा रखा है, रॉकीज, ठीक है। ये ऊपर अमेरिका में, नीचे ये अमेजन, एंडीज, ठीक है। ये आपका सिंधु, हिमालय, यांगसी, नील, ये सारे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा के मैदान से का, यानी जो गंगा का मैदान है उसको उपग्रह से लिया गया ये चित्र है। हम बात करते हैं मैदानी जीवन। हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ मैदानों के आसपास विकसित हुई थी। हमारे समय में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या मैदानों में रहती है। भारत की कुल जनसंख्या की 1/4 से अधिक अर्थात लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या भारत के गंगा के मैदान में रहती है। विश्व के बहुत से अन्य मैदानों के समान इन क्षेत्रों में रहने वालों का मुख्य व्यवसाय मत्स्य पालन और कृषि है। यहाँ चावल, गेहूँ, मक्का, जौ और मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी जैसे खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। साथ ही कपास, जूट और सन जैसे रेशेदार फसलें भी उगाई जाती हैं। परंपरागत कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है, अर्थात वर्षा जल से फसलों को जल मिलता है। किंतु हाल के दशकों में नहरों के जाल नेटवर्क द्वारा और भूमिगत जल को पंप से निकालकर खेतों की सिंचाई करने में वृद्धि हुई है। यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, किंतु इससे भूमिगत जल स्तर में गिरावट आई है। इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। गंगा के मैदानी भाव को प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण। चाहे पर्वत हो या मैदान, विश्व में बहने वाली नदियाँ बहुत से सांस्कृतिक मूल्यों का वहन करती हैं। विशेष रूप से बहुत से समुदाय नदी के स्रोत और एक दो नदियों के संगम स्थल को पवित्र स्थल मानते हैं। भारत में इन स्थानों पर बहुत से त्यौहार, समारोह और धार्मिक कृत्य किए जाते हैं। मैदानों में हल्की ढलान होती है, अतः यहाँ नदी में नौका संचालन सुगम होता है और इसमें
बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को भी सहायता मिलती है। पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए नदी मार्ग का ही व्यापक रूप से प्रयोग करते थे। आज भी गंगा के किनारे ऐसे स्थान हैं जहाँ लोग आने जाने के लिए नौकाओं का ही प्रयोग करते हैं। ये आप देख सकते हो, ठीक है, गंगा नदी में नौका परिवहन। इस अध्याय में हमने पूरी पृथ्वी के 3 स्थल रूपों के बारे में समझा, परंतु इसका स्वरूप जटिल है और विशेषज्ञता प्राय कुछ और स्थल रूपों के बारे में ही बताते हैं। इनमें से एक स्थल रूप मरुस्थल है। यदा कदा वर्षा प्राप्त करने वाले मरुस्थल व्यापक व दूर दूर तक शुष्कता का फैलाव लिए होते हैं। उनके वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण ही होते हैं। कुछ मरुस्थल गर्म होते हैं, जैसे कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल अथवा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित थार मरुस्थल। कुछ अन्य मरुस्थल ठंडे हैं, जैसे कि एशिया का गोबी मरुस्थल। कुछ विशेषज्ञ अंटार्कटिक महाद्वीप को भी मरुस्थल मानते हैं। जीवन जीने की कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी लोगों ने अधिकांश मरुस्थलों के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। भारत के थार मरुस्थल में रहने वाले समुदाय अथवा समय समय पर वहां से जाने वाले लोग मरुस्थल में गाए और सुनाए जाने वाले लोकगीतों और किंवदंतियों या दंत कथाओं जैसी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखते हैं। मानव ने जिस प्रकार सभी स्थलाकृतियों में विभिन्न प्रकार से अपने घर बनाए हैं, वह हमारे अनुकूल अर्थात स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने और लचीलेपन का साक्षी है। देखिए, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, इसको अब एक बार से हम रिवाइज कर लेते हैं कि स्थल रूप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, उनकी भौतिक विशेषता और पर्यावरण बहुत सबके अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐतिहासिक समय से लोगों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप उस स्थल रूप से संबंधित होते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये स्थल रूप विश्व की संस्कृति के अभिन्न भाग हैं। विशेष रूप से भारतीय संस्कृति विविध प्रकार से उन्हें मनाती रही है। प्रत्येक स्थल रूप विभिन्न प्रकार के चुनौतियों के साथ साथ अवसरों को भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, देखिए ये चैप्टर अच्छा था और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ मेरे को चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके। साथ ही में आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।